तो आज हम करेंगे स्थूल शरीर। दोबारा से बोलता हूँ मैं, कल अपन आत्मा के टाइप्स कर रहे थे। टाइप्स में क्या था कि दो तरह की थी आत्मा, एक तो परात्मा और एक जीवात्मा। परमात्मा मतलब शुद्ध चेतना रूप, क्लियर। जीवात्मा टू टाइप्स के थे, पहला था सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर और दूसरा था स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर अपन ने कर लिया था, आज करेंगे अपन स्थूल शरीर। तो स्टार्ट करते हैं। अब समक्ष दिखाई देने वाला शरीर पंच महाभूतों द्वारा निर्मित, जो अपनी जो बॉडी दिख रही है ये मतलब पंच महाभूतों से बना हुआ है, जो सामने दिख रहा है, चलता फिरता इंसान जो दिख रहा है वो, ठीक है। समक्ष दिखाई देने वाला शरीर पंच महाभूतों द्वारा निर्मित, मतलब किस कोई भी ऐसे नहीं कि अपन ही, मनुष्य नहीं संसार में कोई सा भी जीव हो जिसमें चेतना है, जिसमें आत्मा है, जिसमें जीव है, वो तो समक्ष दिखाई देने वाला, जो मतलब सामने प्रेजेंट है, वो दिखाई देने वाला। अपनी शरीर की बात नहीं कर रहे, मानव समाज की बात नहीं कर रहे, अपने जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर, वो सभी जीव। समक्ष दिखाई देने वाला शरीर पंच महाभूतों द्वारा निर्मित स्थूल शरीर कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। 6 भावों द्वारा युक्त, मतलब 6 भाव विकार होते हैं इसमें। 6 विकार या भाव बोल दो, विकार बोल दो, ये मतलब 6 गुण होते हैं इसमें। कौन कौन से गुण हैं? पहला है उत्पन्न होना। सभी जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसे थोड़ी है कि भाई सीधा कोई बन बना के आ गया, ऐसे थोड़ी है कि भाई सीधा मैं तो जवान ही पैदा हो गया, नहीं। तो उत्पन्न होता है, नया जीव उत्पन्न होता है, क्लियर। फिर दूसरा क्या था? बढ़ना। अब ये देखो, अपन एक जायगोट थे, जायगोट से लेके देखो कितने बच्चे जन्म हुआ, शिशु का जन्म हुआ, शिशु से बालावस्था, अपन 17 साल के हुए, 18 साल के, 20-22 साल के हो चुके हैं, तो अपन बढ़ रहे हैं, ठीक है, निरंतर। तीसरा क्या है? क्षीण होना। क्षीण होने का मतलब समझ रहे हो आप, कि एक तरीके से धीरे धीरे आप बढ़ गए, बढ़ने के बाद में एक नष्ट भी तो होता है एक तरीके से वो, ठीक है। कुछ काल तक टिकना। अब देखो, व्यक्ति एक स्थिर अवस्था में आता है, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है ना, मैं तेरे को आज से 10 साल पहले देखा था, ऐसा का ऐसा तो आज भी है, तो स्थिरता आती है ना। ऐसे थोड़ी है कि अचानक से बढ़ गया फिर अचानक से खत्म हो गया, एक स्थिर अवस्था भी आती है। बीच में थोड़ा सा टाइम ऐसा आता है, टाइम पीरियड, उसमें उसकी उम्र बढ़ना, उसका शरीर का, जैसे कि यंग अवस्था, आपके हाथ पैर पूरे बढ़ गए, बढ़ने के बाद में इतनी लंबाई साइज थी आपकी जो बढ़ चुकी है पूरी पहले से ही, ठीक है, तो कुछ काल तक टिकेगी वो। फिर है तरुण अवस्था में परिणीत होना, फिर विनिष्ट होना। तरुण अवस्था में परिणीत होना, इसका मीनिंग समझ रहे हो आप? तदत अवस्था में परिणीत होना, सिंपल सी बात यह है कि तदत अवस्था में परिणीत, दूसरी अवस्था में, पर अवस्था चेंज होती है। देखो मैं फिर से बताता हूं, कंफ्यूज ना हो। उत्पन्न होना मतलब 6 विकारों युक्त होता है स्थूल शरीर, उत्पन्न हुआ, ठीक है। बढ़ना, बढ़ता है निरंतर। और देखो यहां में क्षीण है, ऐसा देख, मैंने एक क्षीण का एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले, क्या दिया था कि बॉडी डीजनरेट होती है। शिवम गुप्ता, क्या किया आपने? अपनी स्क्रीन शेयर कर दी। मोना दोबारा से स्क्रीन शेयर करना। शिवम ध्यान रखो, गलती नहीं, क्लास में डिस्टरबेंस होता है। यहीं पे तो इसमें था, देखो, उत्पन्न होना, बढ़ना, निरंतर बढ़ रहा है। अब देखो क्षीण होना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोई बुढ़ापा भी आता है, नष्ट भी होता है। इसको दूसरी तरीके से देखो। क्षीण होने का मतलब ऐसे कि देखो कुछ कोशिकाएं, जैसे आरबीसी 120 दिन बाद में खत्म हो जाती हैं, तो अपनी सेल की कुछ कोशिकाएं बनती भी हैं और साथ साथ में नष्ट होती जाती है। अपन को पता ही नहीं चल रहा डेली कितनी सेल नष्ट हो रही है, कितनी सेल खत्म हो रही है। तो निरंतर एक प्रक्रिया है ये, कि बढ़ भी रहा है और क्षीण भी हो रहा है, ये क्रिया है, ठीक है। कुछ काल तक टिकना, एक स्थिर अवस्था आती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, युवा अवस्था में आके व्यक्ति स्थिर हो जाता है, ठीक है।
फिर है तदत अवस्था में परिणित होना, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिणित होना। पहले बालक था, फिर बड़ा हुआ, बड़ा से फिर यंग हुआ, यंग से प्रौढ़ हुआ, प्रौढ़ से वृद्ध हुआ, सिंपल। फिर है विनिष्ट होना, और लास्ट में प्रौढ़ होने के बाद में, वृद्ध होने के बाद में नष्ट होना। ये इसके 6 विकार है स्थूल शरीर के। सिंपल सी बात है, जिसमें चेतना है, इसमें जितने भी जीव हैं जिनमें चेतना है उनमें यही प्रोसेस होता है। क्लियर? अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, शरीर प्रति क्षण क्षीण होता जा रहा है, शरीर कहलाता है। शरीर की एक छोटी सी परिभाषा दी है, प्रति क्षण क्षीण होता जाता है, उसे शरीर कहते हैं। देह प्रति क्षण उपक्षित होता रहता है, मतलब बढ़ता है, देह कहलाता है। देखो बात एक ही है, शरीर में भी निरंतर, एक शरीर को बोल दिया कि प्रति क्षण नष्ट हो रहा है। जैसे जैसे टाइम, जैसे अपन अब बोल रहा हूँ मैं, उसके 5 मिनट बाद में बोलूँगा तो अंदर अपने शरीर के अंदर 5-6 सेल तो खत्म हो चुकी होंगी और 5-6 सेल जर्नेट हो रही होंगी। जो खत्म हो रहा है उस प्रोसेस को बोल दिया इन्होंने शरीर। बात एक ही है, चाहे अपन 255 बोल दो, चाहे हिंदी में 250 बोल दो, बात एक ही है। देह यानी प्रति क्षण उपचित होता रहता है, मतलब बढ़ता है। तो प्रति क्षण जो नष्ट हो रहा है वो बन भी तो रहा है, जो सेल नष्ट हो रही है वो बन तो रही है, सिंपल सी बात है। तो देह कहलाता है। ये छोटी छोटी परिभाषा है, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, इस एक विशेष शब्द का विशेष अर्थ। क्लियर? देखो बहुत लॉजिक लगाने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। स्थूल शरीर निर्माण, क्वेश्चन आता है कि स्थूल शरीर का निर्माण कैसे होता है, जो अपनी बॉडी है उसका निर्माण कैसे होता है। पंचीकरण इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जब पेपर टफ आता है। इजी में तो नहीं आएगा, लेकिन जब पेपर टफ बनता है तो ये क्वेश्चन आता है। पंचीकरण, स्थूल शरीर निर्माण, ठीक है। अब देखो, शरीर निर्माण से पूर्व महाभूत अपने विशुद्ध प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, जिन्हें तन मात्राएं कहते हैं। शरीर निर्माण से पूर्व अपन को पता है पंच महाभूत किससे बने, तन मात्राओं से। तो ये बोल रहा है कि शरीर निर्माण से पूर्व महाभूत अपनी विशुद्ध प्राकृतिक अवस्था में, मतलब जिनसे महाभूत उत्पन्न होते हैं। मैंने सृष्टि उत्पत्ति क्रम का चार्ट ग्रुप में भेजा था, इसीलिए मैंने उसको पर्सनली ग्रुप में भेजा, क्योंकि वो बार बार आता है पदार्थ विज्ञान में। विशुद्ध प्राकृतिक अवस्था में जिन्हें तन मात्राएं कहती हैं। कितनी तन मात्राएं हैं? 5। कौन कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। क्लियर? पंच तन मात्राओं में पंच महाभूत युक्त शरीर तक पहुंचने के लिए निम्न 5 अवस्थाएं होकर गुजरती है। जब पंच तन मात्राएं है ना, उनसे पंच महाभूत बनेंगे, और पंच महाभूत से जब शरीर बनता है ना, तो इसके लिए 5 प्रक्रियाएं होती हैं उस तन मात्रा की, तब तो पंच महाभूत बनता है शरीर बनाने लायक। तो वो समझो लॉजिक है इस बात में। तन मात्रा से पंच महाभूत बनता है, अपन को पता है कि 5 तन मात्राओं से 5 महाभूत बनते हैं। लेकिन 5 महाभूत से शरीर बनने के लिए जो प्रोसेस होता है, तो उसलिए उस तन्मात्रा को 5 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस कौन सी है समझो। जैसे कि सेल डिवीजन पढ़ते हैं ना अपन, 1 कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से ही कुछ ऐसा है यहाँ पे। प्रथम देखो, प्रत्येक महाभूत अपने स्वतंत्र विशुद्ध अवस्था में होते हैं, जिन्हें तन्मात्रा कहते हैं। पहले तो बात हो गई शुद्ध, जैसे कि 1 कोशिका, भाई शुद्ध कोशिका है ये, इससे अपन को कुछ बनाना है, इससे अपन को शरीर बनाना है। अब आगे देखो, द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में प्रत्येक तन्मात्रा के 2 भागों में विभक्त हो जाती है। विभक्त होने का स्थान दिखाई दे, मतलब एक तरीके से विभक्त होती दिखाई देती है। 1 कोशिका थी, वो 2 कोशिका में विभक्त हो गई। क्लियर? दूसरी अवस्था में 1 तन्मात्रा थी, उसके 2 हिस्से हो गए, बरोबर। अर्थात विभाजन शुरू होने लगता है। एक ऐसा लगता है जैसे अपन कोशिका विभाजन लगता है ना, कि भाई गुणसूत्र अपनी सिरों की ओर खिंचे हुए दिखाई देते हैं, अपन पीएमटी में स्टडी करते हैं 10th-12th में, उसी तरीके से ये इस अवस्था में प्रत्येक तन्मात्रा के 2 भागों में विभक्त होने के समक्ष दिखाई देती हैं, अर्थात विभाजन शुरू होने लगता है। और तीसरी अवस्था में प्रत्येक तन्मात्रा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, कंप्लीटली अलग हो जाती है 2 हिस्सों में। देखो, पहली अवस्था में शुद्ध रूप था, दूसरी में अपन को ऐसा दिखाई देता है कि वो ये अलग होती दिख रही है, हुई नहीं है, अलग होती दिख रही है, और तीसरी में वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। वैसा ही प्रोसेस है जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन अपन करते थे ना पीएमटी में तैयारी, सेल विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में। प्रोफेज की अवस्था की 5 अवस्था थी, उस तरीके से ये प्रोसेस है सेम। चतुर्थ में देखो, इसमें प्रत्येक तन्मात्रा 5 भागों में विभक्त हो जाती है। अब ये कैसे? देखो, अचानक से 5 भागों में
जिससे एक भाग तो समान रहता है। देखो पहले एक कोशिका बनी, नीचे डायग्राम देखो, पहले एक कोशिका थी, फिर उसके मतलब दूसरी अवस्था में ये अलग होती दिखेंगी और तीसरी अवस्था में ये अलग हो जाएंगी, ठीक है। चौथी अवस्था में देखो, इसमें प्रत्येक तन्मात्रा 5 भागों में विभाजित होती है, जिससे एक भाग तो समान रहता है। मतलब जो एक भाग था ना वो तो आधा का आधा रहता है पूरा, लेकिन जो दूसरा आधा भाग था तथा दूसरा अर्ध भाग के 4 हिस्से हो जाते हैं। देखो नीचे दिख रहा है 1 2 3 4 हिस्से तो हो गए ना 5, 4 तो ये और 1 5, जो कि पूर्ण तन्मात्रा का 8वां हिस्सा होता है। समझो ये 1/2 हो गया, मतलब पहले एक कोशिका थी उसकी 2 हुई तो 1/2 1/2। अब 1/2 वाली के अपन ने 4 हिस्से कर दिए तो 1/8 ही तो हुआ ना, तो पूर्ण तन्मात्रा का 1/8वां हिस्सा होता है। क्लियर? 5 हिस्से समझ में आ गए कैसे हैं? डायग्राम को दोबारा से समझा रहा हूं मैं। पहले एक तन्मात्रा थी, दूसरी अवस्था में वो अलग होती दिखी, तीसरी अवस्था में वो अलग हो जाती है, चौथी अवस्था में जो आधा हिस्सा था वो तो बिल्कुल ऐसा कैसा रहता है, लेकिन जो दूसरा आधा हिस्सा उसके 4 हिस्से हो जाते हैं। क्लियर? डायग्राम में ऐसे कैसे बनाया हुआ है। अब पंचम में देखो, प्रत्येक अर्ध तन्मात्रा समान रहती है और अन्य शेष 4 महाभूतों के 8वें भाग में संयुक्त होकर स्थूल महाभूत का निर्माण करती हैं। अब सिंपल सी बात है कि जो 5वीं अवस्था है उसमें जैसे कि अपन आकाश महाभूत की बात करते हैं, आकाश शब्द तन्मात्रा, तो शब्द तन्मात्रा का जो आधा हिस्सा वो तो शेष रह गया ऐसा कैसा, लेकिन जो 4 हिस्से आएंगे ना छोटे 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 1/8वां हिस्सा, तो प्रत्येक महाभूत के आएंगे। किसके? वायु महाभूत के, अग्नि महाभूत के, जल महाभूत के, पृथ्वी महाभूत के। इस तरीके से वो स्थूल महाभूत का निर्माण करते हैं। वो महाभूत कहलाएगा आकाश महाभूत ही, लेकिन उसमें अन्य महाभूत भी है। सिंपल सी बात ये, प्रत्येक अर्ध तन्मात्रा समान रहती है और अन्य शेष 4 महाभूतों के 8वें भाग से संयुक्त होकर स्थूल महाभूत का निर्माण करती है। इसी तरीके से आकाश के बाद में वायु महाभूत का आधा, बाकी के 4, ठीक है, एक बनाएंगे सम 1/8 1/8 1/8 1/8, ये बन के बराबर मिलते हैं। अपन लैसे और मैसे काट देते ना कक्षा 4 और कक्षा 5 में। देखो पूरी गणित अपन जो भी स्टडी करते हैं ना कक्षा प्रथम से लेकर अब तक काम आ जाती है, कहीं भी पता ही नहीं चलता कब काम में आ गई। तो 1/8 1/8 1/8 1/8 को 4 जगह से जोड़ेंगे तो 1/2 ही बनता है, ठीक है। 1/2 और 1/2 पूरा 1। तो आकाश महाभूत देखो एग्जाम्पल दे रखा है, आकाश महाभूत आधा, पृथ्वी का 1/8, वायु का 1/8, अग्नि का 1/8, जल का 1/8, तो ये स्थूल आकाश महाभूत बनेगा और इससे बॉडी निर्माण होगा। इसी तरीके से मान लो कि अब पृथ्वी महाभूत की पृथ्वी स्थूल महाभूत बनाएंगे तो पृथ्वी का आधा कर लेंगे, बाकी का 1/4 1/8 1/8 1/8 1/8। इसी तरीके से वायु महाभूत के वायु महाभूत करेंगे, स्थूल वायु महाभूत निर्माण करेंगे तो 1/2 तो वायु महाभूत के, बाकी के 1/8 1/8 1/8 1/8 इस तरीके से। क्लियर है? 20 बच्चे हैं आज क्लास में, पूरी स्ट्रेंथ है। समझ में आ रहा ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कोई बच्चा बोलेगा? छोटी सी गणित है, इसको बस समझाना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं स्थूल महाभूत के संयोग से शरीर का निर्माण जीव के संचित कर्म अनुसार सुख दुख को भोगने के लिए किया जाता है। इन्हीं ही स्थूल महाभूत के संयोग से। अब ये 5 महाभूत इसी तरीके से निर्माणित होंगे, स्थूल महाभूत, ठीक है, मतलब तभी तो स्थूल शरीर बनेगा। इन स्थूल महाभूतों से, ठीक है, स्थूल महाभूतों के संयोग से शरीर का निर्माण होता है और जीव के संचित कर्म अनुसार सुख दुख को भोगने के लिए किया जाता है। जो इसने पिछले जन्म में या कोई भी कर्म किए हैं जिसकी वजह से उसको ये जीवन मिल रहा है, चाहे वो कीड़े का जन्म हो, चाहे वो कुत्ते का जन्म हो, चाहे वो घोड़े का जन्म हो, चाहे वो मनुष्य का जन्म हो, चाहे वो महिला का जन्म हो, किसी भी प्रकार का जिसमें चेतना है, तो निर्माण संचित कर्म अनुसार सुख दुख को भोगने के लिए कि उसको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, उसके कर्म अनुसार उसको मिलेंगे। शरीर पंचभूतात्मक है तथा आत्मा के संयोग से इसे षड्धात्मक कहते हैं। अंडरलाइन कर लो इसको। शरीर पंच महाभूतात्मक है क्योंकि शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, तथा आत्मा है। अगर इसके अंदर आत्मा है तभी तो शरीर है, आत्मा नहीं तो ये मर जाएगा, डेड बॉडी हो जाएगी ना। तो संयोग से इसे षड्धात्मक, इसे 6 धातु युक्त पुरुष कहते हैं। क्लियर? ओके अब करते हैं स्थूल
पंचभूतात्मक शरीर प्लस आत्मा षड धात्वात्मक शरीर, गोला बना लो, इसके अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। षड धात्वात्मक पुरुष किसे कहते हैं, हमेशा आता है एग्जाम में, एनाटॉमी भी है, फिजियोलॉजी में, पदार्थ विज्ञान में, तीन सब्जेक्टों का टॉपिक है ये धातु पुरुष, तो इंपॉर्टेंट है। जितना स्टार मार्क लगाओ ना, आपकी लाइफ में कितना बड़ा स्टार मार्क होता है ना, वो लगा लो इस पे। ओके, आत्मा में ज्ञान की प्रवृत्ति। अब क्वेश्चन आता है, आया नहीं अभी तक तो एग्जाम में, लेकिन आपको मन में ऐसी क्यूरियोसिटी होती है, सिलेबस में भी है अपने, कि भाई आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तो अपन देखो, शरीर रूपी रथ में निवास करने वाली आत्मा, कल श्रीमिष्ठा ने एक इंग्लिश में भेजा था और मैंने उसका हिंदी भेजा था, ठीक है, वही है यहाँ पे ये। शरीर रूपी रथ में निवास करने वाली आत्मा को ही ज्ञान का अधिकरण माना जाता है। यथा, जैसे ज्ञान अधिकरणम आत्मा, जो ज्ञान का अधिकरण करती है, जो ज्ञान को ग्रहण करती है, वह आत्मा ही है। शरीर रूपी रथ किस में निवास कर रही है, अपने शरीर में। जैसे कि अपन किस में निवास कर रहे हैं, रथ पे, वैसे ही आत्मा अपने शरीर में निवास कर रही है। एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, ठीक है। जब आत्मा मन के साथ, मन व इंद्रियों के साथ, मन इंद्रियों के, देखो आत्मा के साथ, आत्मा किसके साथ संयोग है, मन के साथ, मन का किसके साथ संयोग है, इंद्रियों के साथ। देख कड़ी है, एक कड़ी भी मिस हो गई तो ज्ञान का अधिकरण नहीं हो पाएगा। कैसे, एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। जब आत्मा मन के साथ और जब मन इंद्रियों के साथ, यथा आंख, जो भी कान, जिह्वा, जो भी इंद्रियां हैं, ठीक है। इंद्रिया, इंद्रियार्थ, इंद्रियां किसके साथ, इंद्रियार्थ के साथ। कौन कौन से इंद्रियार्थ हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द किसका है, श्रोतेंद्रिय, मतलब कान का, सुनना। स्पर्श किसका है, त्वचा का, ठीक है। रसेंद्रिय किसका है, जिह्वा का। घ्राणेंद्रिय किसका है, नोज का। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रूप किसका है, चक्षु इंद्रिय का, ठीक है। इस तरीके से ये इंद्रियार्थ हैं 5, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इंद्रिया, इंद्रियार्थ के साथ आंखों द्वारा देखना, कानों द्वारा सुनना, त्वचा द्वारा स्पर्श का अनुभव करना, ठीक है। ये सारी संयुक्त होती हैं, तब ज्ञान होता है। प्रोसेस है ना, आत्मा का संयोग मन के साथ, मन का संयोग इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का संयोग इंद्रियार्थ के साथ, तब जाके ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर इनमें से एक भी कड़ी मिस हो जाती है तो ज्ञान नहीं मिलता है। और लास्ट में ज्ञान किसको मिलता है, आत्मा को। इसलिए आत्मा ज्ञान का अधिकरण है, आत्मा ज्ञान को ग्रहण करती है। क्लियर। जब मन, बुद्धि, इंद्रियां विकारग्रस्त हो, जैसे कि मन अपना किसी दूसरे काम में लगा हुआ है, अपन क्लास में बैठे हैं, किसी ने अपन को आवाज़ दी, अपना ध्यान कहीं और, अपन सुनते ही नहीं है। सामने टीवी चल रहा है लेकिन अपना ध्यान कहीं दूसरी दुनिया में खोया हुआ है, क्योंकि मन चंचल है, मन कहीं भी जा सकता है। तो मन विकारग्रस्त हो गया। बुद्धि या इंद्रियां, जैसे कि अपनी इंद्रियां किसी अन्य काम में बिजी हों और अपन को ध्यान ना हो, तो ये ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि आत्मा ज्ञान करना चाहती है, लेकिन आत्मा के जो साधन हैं कौन कौन, मन, इंद्रिया और इंद्रियार्थ, बुद्धि, ये सब अपने अपने कामों में बिजी है, कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा। जैसे कि एक अपन तार लगाते हैं प्लग में, दूसरी जगह लाइट लेके जाते हैं, रास्ते में अगर अपन किसी ने प्लग को काट दिया, डोरी को काट दिया, तो कनेक्शन जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। सिंपल सी बात यही है कि इंद्रियां, इंद्रियार्थ शब्दों के, जब मन, बुद्धि, इंद्रिया विकारग्रस्त हो, तब आत्मा से इनका संयोग नहीं हो, अथवा इंद्रियां, यह तम का प्रभाव होने से ज्ञान नहीं होता। मतलब एक तरीके से अहंकार, एक तरीके से पर्दा, कुछ भी डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है। अगर सब कुछ ठीक है तो ही ज्ञान प्राप्त होगा। अगर अपन क्लास में सही से सुनेंगे, सही मन लगाएंगे, देखो पहले तभी अपन को ज्ञान प्राप्त होगा। मन को केंद्रित करो, फिर इंद्रियों को केंद्रित करो। जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में क्या क्या काम आएगा, अपनी आँखें भी आएंगी, सुनने भी आएंगी, तो बहुत सारी चीज़ें, उन इंद्रियों को केंद्रित करो, फिर वो उसके शब्द सुनेंगे, देखेंगे, तो ऑटोमेटिक ज्ञान होगा। क्लियर सी बात है। जिस प्रकार दर्पण गंदा होने पर उसमें रूप नहीं दिखाई देता, एक एग्जाम्पल दिया कि दर्पण जब गंदा होता है ना तो उसमें रूप नहीं दिखाई देता, मतलब अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। क्यों? वैसे ही अगर मान लो कि मन, इंद्रियां, इनमें कोई पर्दा डल जाए, कोई कुछ गंदगी आ जाए, डिस्कनेक्टिविटी हो जाए, तो आत्मा को ज्ञान नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है। तो कैसे हुआ आत्मा को ज्ञान, कि आत्मा का कनेक्शन मन से, मन का कनेक्शन इंद्रियों से, इंद्रियों का कनेक्शन इंद्रियार से, इन सबों का संयोग होने पर, एक कनेक्टिविटी बनने पर आत्मा को ज्ञान होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। धातु भेद से पुरुष के प्रकार, इंपॉर्टेंट लगा लो,
जितना लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये फिजियोलॉजी का भी टॉपिक है, एनाटॉमी का भी टॉपिक है और पदार्थ विज्ञान का भी। कहीं ना कहीं तो ये एग्जाम में आएगा कि क्वेश्चन आएगा धातु भेद से पुरुष को से विस्तार वर्णन करो, धातु भेद से। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, स्टार मार्क लगा लो इसके कि धातु भेद से पुरुष के प्रकारों को समझाइए। धारणा धात्वे स्मृता, इसका मीनिंग जो शरीर को धारण करे धातु है, अतः पुरुष, पुरुष यानी कौन धारण करता है शरीर को, आत्मा को धातु कहा गया है। सिंपल सी बात समझ में आई कि धारणा धात्वे, जो शरीर को धारण करे, शरीर को धारण कौन करता है, आत्मा ही तो धारण करती है शरीर को, तो आत्मा को ही पुरुष बोला है, अतः पुरुष को धातु कहा गया, मतलब आत्मा को ही धातु कहा गया है। तो सिंपल सी बात यह है कि धातु भेद से, तो आत्मा के भेद से पुरुष के प्रकार। क्लियर। भेद प्रथम और द्वितीय, इसके दो भेद किए शुरुआत में, छोटे से, मतलब पहले तो दो भेद करती है। कौन कौन से? प्रथम है सुख निर्विकार चेतन शुद्ध पुरुष, यानी कि परात्मा, वही है ना परमात्मा, जो बाहर की वाले, जैसे आत्मा के दो भेद किए थे ना, परमात्मा और जीवात्मा, उसी तरीके से इसके भी दो ही भेद हैं। पहला एक तो परात्मा, मतलब शुद्ध निर्विकार चेतना जो भी चीज है वही। द्वितीय सुख दुख का आश्रय, चिकित्सा करने योग, औपाधिक कर्म और राशि पुरुष। दूसरा, अपन देखो, अब धातु भेद से पुरुष का वर्णन कर रहे हैं अपन, आत्मा की कभी चिकित्सा की जाती है कि ना तो उसमें कोई रोग होगा, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती, जब तक कोई दिखाई नहीं देगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो आयुर्वेद की दृष्टि से उसका कोई यूज ही नहीं है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि सुख दुख का आश्रय कौन है, अपना शरीर, शरीर के साथ अगर आत्मा है वो सुख दुख का आश्रय। क्लियर। चिकित्सा करने योग, अपनी बॉडी की तो चिकित्सा हो सकती है, तो उसको मतलब एक तरीके से जीव आत्मा को ही समझा दिया यहाँ पे इन्होंने कि जीव आत्मा शरीर से बंद होती है ना, तो यहाँ पे धातु भेद से, ताकि चिकित्सा हो सके उस व्यक्ति की, ताकि रोग हो तो ठीक कर सके, इसलिए इनको धातु भेद से वर्गीकरण किया है। सुख दुख का आश्रय, चिकित्सा करने योग, औपाधिक कर्म या राशि पुरुष, इनको घटकों के आधार पर भेद किया। अब इसके देखो जो द्वितीय वाला है, जैसे जीव आत्मा को दो भागों में बांटा था, सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर और दूसरा था स्थूल शरीर, इसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरा है इसको घटकों के आधार पर इसके भेद कर दिए, एक धातु, द्विधातु, त्रिधातु, पंचधातु, जितने इस तरीके से, जैसे एक धातुज पुरुष, द्विधातुज पुरुष, त्रिधातुज पुरुष, षड्धातुज पुरुष, इस तरीके से इसके 7 भेद कर दिए। कितने? 7 भेद। तो पहला कौन सा है? एक धातुज पुरुष। इसने बोला एक धातुज पुरुष में कि भाई आत्मा, क्षेत्रज्ञ, चेतना, स्मृत पुरुषंगक। सिंपल सी बात यह है, इन्होंने बोले कि भाई जो एक धातु का मतलब आत्मा, आत्मा को बोल दिया कि भाई एक धातु में शुद्ध आत्मा है वाली। क्लियर। देखो दी धातुज वाली, देखो क्षेत्रज, क्षेत्रज। अब दी धातुज के 2 भेद कर दिए इन्होंने। ये वर्गीकरण है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, और एग्जाम में वही आता है तो डिफिकल्ट है, इजी थोड़ी आता है एग्जाम में। टीचर को भी पता है, इजी तो सब याद कर लेते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अग्नि और सोम, मतलब दी धातु को दो एग्जाम्पलों से समझाया इन्होंने, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और दूसरा अग्नि और सोम। क्षेत्र तो किसको बोला है? शरीर को, और क्षेत्र किसको बोला है? आत्मा को। समझो इसको कि दी धातु ये बोलता है कि एग्जाम्पल देते समय कि भाई जिस तरीके से अपन खेत में, क्षेत्र यानी क्या होता है? खेती तो होता है। जिस तरह के खेत में अपन बीज बोते हैं तो समय आने पर उसके फल प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर से, क्षेत्र यानी, क्षेत्र क्या कहते हैं? क्षेत्र, क्षेत्र तो शरीर हुआ आत्मा, तो क्षेत्र यानी शरीर। इस शरीर में अपन जो आत्मा रहती है, कौन? वो क्षेत्र कौन है? आत्मा। इस शरीर में रहते हुए आत्मा जो कर्म करती है, सुख दुख करती है, उन्हीं को भोगती है। समय आने पर या तो मोक्ष प्राप्त होगा या उसी के अनुसार इसको अगला जन्म प्राप्त होगा। समझ में आया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एक सिंपल सा लॉजिक है। मैं दोबारा से समझाता हूं कि एक ऐसे समझो इसको, जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उसके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों, किसमें बोए हुए? शरीर में बोए हुए कर्मों वो संस्कार रूपी बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। कब? जब डेड बॉडी खत्म हो जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा बाहर निकल जाएगी, या तो उसको मोक्ष मिलेगा या फिर
उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन थोड़ा माइंड लगा के समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप इतना भी लिख के आ जाओगे जैसे नोट्स में, वो भी सफिशियंट है। दूसरा है अग्नि और सोम। अग्नि यानी आर्तव, जो अंडाणु होता है वो अग्नि तपनान, अग्नि महाभूत प्रधान होता है, ठीक है। और सोम शुक्रयुक्त, मतलब सौम्यता रखता है, शीतल होता है थोड़ा। जो पुरुष का शुक्राणु है वो सौम्य होता है। तो इन दोनों के योग से भी पुरुष का संयोग होता है ना। अपन आजकल तो यही पढ़ रहे हैं मॉडर्न में कि भाई अंडाणु और शुक्राणु के संयोग से पुरुष का संयोग होता है। तो यही बात है कि अग्नि और सोम, अग्नि तो क्या है एक तरीके से आर्तव, क्योंकि अग्नि महाभूत प्रधान होता है आर्तव, क्लियर। पित्त दोष की अधिकता होती है उसमें, ठीक है। शुद्ध और शुक्रयुक्त कौन होता है? सोम, मतलब जो शुक्राणु होते हैं वो सौम्य होते हैं, मतलब थोड़ा निर्मल स्वभाव होता है उनका। तो इन दोनों के योग से भी द्विधातुज पुरुष का निर्माण होता है, इस तरीके से द्विधातुज। तो द्विधातुज के दो भेद हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से तरीके समझाया, और शुक्राणु और अंडाणु से तरीके समझाया। अब देखो त्रिधातुज, रिपीट क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। मतलब देखो क्षेत्र यानी होता है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को तो बोला है शरीर, और क्षेत्रज्ञ यानी बोला है आत्मा। जिस तरीके से, अब देखो इसको समझो, जिस तरीके से खेत में, मतलब क्षेत्र में क्षेत्र कौन होता है, मतलब किसान को समझो। पहले तो एक एग्जाम्पल है खेत और किसान, दूसरा है अपनी बॉडी पे। एग्जाम्पल क्या हुआ? खेत और किसान। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, ठीक है, तभी तो उसको फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार आत्मा शरीर में रहती है, जो शरीर जो कर्म करता है उसी का तो फल भोगती है आत्मा। तो सिंपल सी बात यह है, क्षेत्र की उपाधि दी है शरीर से और क्षेत्र की उपाधि दी है आत्मा से, ठीक है। अब देखो त्रिधातुज पुरुष, त्रिधातुज को तीन तरीके से बांटा है, त्रिदंडात्मक, त्रिगुणात्मक और त्रिदोषात्मक। त्रिदंडात्मक क्या है? सत्व, आत्मा, शरीर। भाई सत्व यानी मन, आत्मा, शरीर, इन चीजों से मिलकर शरीर बना है। ये ऐसे बोलता है। जो ज्ञानी थे, पुरुष थे, आचार्य थे, इन्होंने बोला कि नहीं, ना तो एक पुरुष मानते हैं ना द्वि पुरुष मानते हैं, हम त्रिपुरुष मानते हैं कि तीन पुरुषों से बनकर बना है शरीर। कौन कौन से? एक तो सत्व, सत्य यानी कि मन, दूसरा आत्मा, तीसरा शरीर। इनसे अपनी शरीर की निर्माण हुई है। एक तीसरा व्यक्ति आता है, दूसरा आचार्य, इसी त्रिदंडात्मक में बोलता है, मतलब त्रिधातुज में बोलता है, नहीं, शरीर बना है प्रकृति के संसर्ग से आत्मा में सत्य रजतम की प्रवृत्ति। कि भाई जो आत्मा है ना, मतलब निर्विकार रूप है, उसमें सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों की समाहिता हो गई, जिससे अपनी बॉडी निर्माण हुई। एक और वैज्ञानिक आते हैं, नाम नहीं दिए यहाँ पे, आचार्य बोलते हैं, वैज्ञानिक तो अपन बोलते हैं मॉडर्न के टाइम पे। एक भी आचार्य थे, उन्होंने बोला कि त्रिधातुज पुरुष है, लेकिन त्रिदोषात्मक है। वो कौन कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। चेतना युक्त पांच भौतिक शरीर में वात आदि दोषों की प्रवृत्ति। भाई चेतना युक्त पंच महाभूत शरीर है, लेकिन प्रधानता वात, पित्त, कफ की रहेगी, इसलिए अपन इसको त्रिदोषात्मक शरीर कहेंगे। त्रिगुणात्मक हो गया, त्रिदंडात्मक हो गया और त्रिदोषात्मक हो गया। ये सब त्रिधातुज में आते हैं, क्लियर, क्योंकि इनमें तीनों के आगे त्रि लगा हुआ है, क्लियर। अब वात, पित्त, कफ को आप तो जानते ही हो कौन कौन से होते हैं, वात, पित्त, कफ के गुण क्या, उसके लक्षण क्या होते हैं, सब पता है आपको, ठीक है। सत्व, रजतम की प्रवृत्ति, सत्व के एक तरह की सात्विक प्रकृति, तम यानी एक तरह की तामसिक प्रकृति, एक राजसिक प्रकृति, मतलब राजा होते हैं ना, राजसी ठाठ, राजसिक प्रवृत्ति, वो होते हैं राजसी ठाठ वाले, इस तरीके से। और त्रिदंडात्मक में सत्व, आत्मा, शरीर। ये तो थे मोस्ट आप इतना भी लिखोगे जैसे नोट्स में लिखा हुआ, इतना भी काम चल जाएगा। लेकिन इससे अगला वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा? षड्धातुज पुरुष। 2016 में 10 नंबर में आया था, 2015 में 5 नंबर में आया था, 2018 में भी आया था ये, और 2020 में भी आएगा, आपके एग्जाम में भी ये आएगा। षड्धातुज पुरुष को सविस्तार वर्णन करो, क्लियर। इसको आप स्टार मार्क लगाओ, पहले से स्टार मार्क लगा हुआ है और लगा लो इस पे स्टार मार्क। पंच महाभूत प्लस चेतना, इसका श्लोक भी याद कर लेना आप, अगर याद हो जाए तो। छोटा सा है, एक छोटा सा श्लोक है, इस श्लोक में ही बहुत कुछ है। खादन्य चेतनाष्टम धातु पुरुष स्मृत है, इसका एक श्लोक है, ये आप याद कर लेना, षड्धातुज पुरुष का।
तो देखो इसमें पंच महाभूत प्लस चेतना, इस चेतना के अंदर दो शब्दों का सॉरी इस चेतना में देखो श्लोक था खाद्यस्य चेतना अधिष्ठा धातु पुरुष से स्मृत है, मतलब पंच महाभूत प्लस चेतना, चेतना में दो शब्द आ गए आत्मा और मन, मतलब आत्मा भी आ गई, आत्मा तभी सक्रिय है तब मन है, मन तभी सक्रिय है तब आत्मा है, इन दोनों के बिना चेतना नहीं होती। तो चेतना में दो शब्द का समावित है आत्मा और मन, इस बराबर षड धातुज पुरुष बनते हैं, पांच महाभूत प्लस चेतना बराबर षड धातुज पुरुष। अब ये बोलते हैं कि देखो नीचे लिखा है कोष्टक में आकाश आदि पंच महाभूत, पंच महाभूत में कौन कौन से आ गए आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। अब देखो इसमें लिखा है इंद्रियां भी, इसकी तभी तो मैं बोला इसका श्लोक इंपॉर्टेंट क्यों है कि ख आता है इसमें, ख खाद्यान्न चेतना, तो इसमें ख में इसकी इंद्रियां भी समाहित होगी। आचार्य चरक ने शारीर स्थान में, जब आप सेकेंड ईयर में चरक संहिता स्टडी करोगे ना तो इसका जब श्लोक स्टडी करोगे तो श्लोक में इसमें लिखा ख यानी होता है ख बैगण्य, एक मतलब एक तरीके से सांस्कृतिक ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, इनमें इसमें इंद्रियों का भी समावेश कर लिया। जिस तरीके से चेतना में आत्मा और मन का समावेश हो गया उसी तरीके से इन्हीं पंच महाभूतों के साथ इंद्रियों का भी समावेश हो गया। तो पंच महाभूत प्लस चेतना बराबर षड धातुज पुरुष, इसमें इनडायरेक्टली कौन कौन से आ गए पांच महाभूत आ गई, इंद्रियां आ गई, सारी इंद्रियां कितनी है पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और एक मन और एक आत्मा, ये सारी चीज इंक्लूड हो गई षड धातुज पुरुष में। और ये परफेक्ट है, ये चिकित्सीय पुरुष है, इसकी अपन चिकित्सा कर सकते हैं क्योंकि कोई भी डिफेक्टिव होती है शरीर में ही तो होती है, इंद्रियों में तो होती है, वो अपन कर सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इसका जो श्लोक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक आपको याद करना चाहिए। मैं दोबारा से बोलता हूं खाद्यस्य चेतनाष्टाव धातु पुरुष है स्मृत है, ठीक है, आपको मिल जाएगा, आपके पास बुक होगी पदार्थ विज्ञान की आराम से। तो इसमें इनडायरेक्टली कौन कौन से आए पांच महाभूत आ गए, आत्मा आ गई, मन आ गए और इंद्रियां भी इसमें इंक्लूड हो गई। षड धातुज पुरुष वैशेषिक मत अनुसार चिकित्सा का अधिकरण पुरुष है। देखो चिकित्सा इसी की कर सकते हैं, पहले तो अपन चिकित्सा ही नहीं कर सकते, यहां से आके अपन चिकित्सा स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें आत्मा भी है, शरीर भी है, इंद्रियां भी है, पंच महाभूत भी है, सब कुछ है, तो इसकी अपन चिकित्सा कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला चिकित्सा का अधिकरण। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि चिकित्सा का अधिकरण पुरुष किसे कहते हैं, पीजी का क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा। 2 नंबर का जिस राज्य में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये कि चिकित्सा का अधिकरण किसे कहते हैं, अर्थात षड धातुज पुरुष की चिकित्सा कर्म हेतु उपयोगी है, अपन इसकी चिकित्सा कर सकते हैं, अपने चिकित्सा कर्म इस पर कर सकते हैं, इसके जो इंस्ट्रूमेंट है इस पर दवाई अप्लाई कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट लाइन देखो इसकी, षड धातु शरीर में पंच महाभूत और मन का ग्रहण होने से आयुर्वेद के प्रयोजन, अब आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है मैंने श्लोक याद करवाया था आपको, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम, मतलब रोग प्रशमनम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के रोग को दूर करना। तो आयुर्वेद का पहला मतलब यही है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही रहे, रोगी हो ही ना। लेकिन कौन मानता है आजकल आयुर्वेद के नियमों को, सब कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कैसी भी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति अपनाकर तो रोग तो होंगे ही। अब मान लो कि ठीक है आचार्य ने बोला रोग हो गया, आपने हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन हम रोग का प्रशमन करते हैं और रोग को भी दूर करते हैं। इन दोनों का प्रयोग इस पर हो सकता है। यह उपाधियां धारण करने के कारण औपाधिक पुरुष भी कहलाता है। यह उपाधि धारण करता है, बहुत सी उपाधि धारण करता है, ठीक है। आत्मा चेतन तत्व के बिना 5 भौतिक शरीर मृत है तथा मृत की चिकित्सा नहीं की जा सकती। वह दूसरी ओर शरीर के अभाव में शुद्ध आत्मा निर्वर्ती व निर्विकार है, अतः इसमें रोग उत्पत्ति संभव नहीं है और बिना रोग के चिकित्सा का कोई अर्थ नहीं है। समझो इस लाइन को, आत्मा चेतन तत्व के बिना, अगर मान लो 5 भौतिक शरीर है, अपने इसे पंच महाभूत प्लस आत्मा मतलब चेतना को निकाल दे, चेतना बाहर निकल गई तो शरीर मर गया, डेड बॉडी हो गई, तो उसकी कोई चिकित्सा करने का उपाय है? डेड बॉडी हो गया, उसके कितने इंजेक्शन लगा लो, कितनी दवाई खिला लो, मर गया तो मर गया, चेतना तो निकल गई उसमें से। अब दूसरा पररूप देखो इसका कि अगर कोई पंच महाभूत नहीं है, ओनली आत्मा आत्मा है,
तो उसका भी शरीर तो है नहीं, किसकी चिकित्सा करोगे? आत्मा को थोड़ी पकड़ोगे। आत्मा तो निर्विकार, निर्मूर्ति, कोई निरावय, सब कुछ वही है, उसका कोई आकार नहीं है, स्वरूप ही नहीं है। तो समझो इसको, आत्मा चेतन तत्व के बिना 5 भौतिक शरीर मृत है, मृत की चिकित्सा नहीं की जा सकती। सिंपल सी बात, क्लियर। वहीं दूसरी ओर शरीर के अभाव में शुद्ध आत्मा निर्तेज निर्विकारी है। शरीर, अब जो मान लो इस क्षरधात्मक पुरुष में जो पंच महाभूत प्लस मतलब चेतना है, इसमें से अपन चेतना रख लेते हैं और पंच महाभूत को देते भाई पंचभूत नहीं मानेंगे, तो उसकी चिकित्सा हो सकती है कि नहीं हो सकती। अतः रोग उत्पत्ति संभव नहीं है, बिना रोग के चिकित्सा का कोई समर्थ नहीं है। बिना रोग के किसकी चिकित्सा करोगे? पहली बात तो वो आत्मा दिखेगी नहीं है आपको, तो सिंपल सी बात है, दोनों का योगदान होना जरूरी है, पंच महाभूत प्लस चेतना होना जरूरी है, तभी वो चिकित्सा के करने लायक है, तभी उस पर आयुर्वेद का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, तभी अपने आयुर्वेद के लिए वो उपयोगी है, तभी हम उसको देख पाते हैं, तभी उसमें अपन समझ सकते हैं, तभी उसको अपन उपाधि दे सकते हैं। तो बहुत सारी बातें यहाँ से स्टार्ट होती हैं आयुर्वेदा की, ठीक है। तो षड्धात्मज पुरुष से ही अपनी चिकित्सा स्टार्ट होती है, इसलिए आयुर्वेद में ये इंपॉर्टेंट है और इसी से ये क्वेश्चन पुटअप होता है। अब देखो, अतः पंच भौतिक शरीर व आत्मा के संयोग को कर्म पुरुष, औपाधिक पुरुष और चिकित्सीय पुरुष का है। अब देखो कितने नाम आगे इसके, देखो पर्यायवाची कितने आगे, इसी को कर्म पुरुष बोलते हैं, इसी को औपाधिक पुरुष बोलते हैं और इसी को चिकित्सीय पुरुष बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा जब घुमाने वाला क्वेश्चन आएगा, षड धातु पुरुष को चिकित्सीय पुरुष क्यों कहा जाता है? सिद्ध करो। क्या सिद्ध करोगे आप? आपको यही सिद्ध करना है कि पंच महाभूत प्लस आत्मा, अगर इनमें से किसी एक चीज को भी निकाल दे अपने कोई काम करनी है, उसकी चिकित्सा ही नहीं कर सकते, क्योंकि पंच महाभूत के बिना आत्मा निर्विकार, निर्विरोगी, ना रोगी हो सकती, ना कोई उसमें रोग उत्पन्न हो सकता, हम चिकित्सा ही नहीं कर सकते। तो जो आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं उनकी सिद्धि नहीं होती, ठीक है। अगर हम पंच महाभूत प्लस शरीर में से चेतना निकाल दें, मतलब पंच महाभूत प्लस चेतना में से चेतना निकाल दें, तो सिंपल सी बात है, तो डेड शरीर डेड हो जाएगा, मृत हो जाएगा, उसकी चिकित्सा करने से कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तो मर चुका है ना। तो ये बात है, इसको चिकित्सीय पुरुष इसलिए बोला जाता है कि इन दोनों में चेतना प्लस पंच महाभूतों का समावेश है, और क्षय वैगुण्य के कारण इसमें इंद्रियों का भी समावेश हो जाता है। ठीक, चेतना में आत्मा और मन दोनों आते हैं, ये बात ध्यान रखना। औपाधिक पुरुष और चिकित्सीय पुरुष, इसी को कर्म पुरुष, क्योंकि यही तो कर्म करता है, इसी को तो ज्ञान सुख दुख भोक्ता सब कुछ आत्मा इसी के माध्यम से प्राप्त करता है। तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पुटअप होने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। आप बोलते हो ना कि इंपॉर्टेंट बता दिया करो चैप्टर वाइज, ये इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं मैं आपको। अब देखते हैं, त्रयोदश धातु पुरुष मतलब 13 तत्वों से मिलकर बना हुआ, कौन कौन से? 3 दोष, 7 धातुएं, 3 मल, वात पित्त कफ तो 3 दोष हो गए, सप्त धातुएं रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, और 3 मल पुरीस मूत्र और स्वेद, 3 मल हो गए। पुरीस यानी स्टूल, यूरिन, और स्वेट मतलब स्वेद यानी पसीना, ठीक है। 3 7 3 बराबर 13, इन 13 से मिलकर शरीर बना हुआ है। आचार्य का मत है, लिखा हुआ है तो अपन को मानना पड़ेगा, और सही बात है कि 7 धातुएं, 3 दोष और 3 मल से अपना शरीर। मॉडर्न में तो इन्हीं का योगदान है ज्यादा, मॉडर्न इन्हीं को तो मानता है, तो ये मानता है त्रयोदश धातु पुरुष। अष्टदश धातु पुरुष, आत्मा प्लस 11 इंद्रियां प्लस 5 अर्थ, ये कौन कौन से मानता है? आत्मा को मानता है, 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियां में कौन कौन आ गए? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, कितने हो गए? 11 1 आत्मा 12, और 12 5 अर्थ कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इंद्रियों के अर्थ मतलब इंद्रियार्थ, वो 17 सप्तदश धातु पुरुष। एग्जाम में, पीजी में, या फिर आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा त्रयोदश धातु पुरुष के तत्व लिखिए, अष्टदश धातु तत्वों के तत्व लिखिए, ये आपको रटे होने चाहिए। चतुर्विंश पुरुष, धातु पुरुष, संयोग पुरुष और राशि पुरुष, स्टार मार्क लगाओ। चतुर्विंश पुरुष, धातु पुरुष, संयोग पुरुष और राशि पुरुष। देखो कभी कंफ्यूज मत होना, कभी क्वेश्चन आएगा कि चिकित्सीय पुरुष किसे कहते हैं, आप लिख दो 24 तत्वों को। चिकित्सीय पुरुष कर्म पुरुष और औपाधिक पुरुष हुए षड्धातु में, और संयोग पुरुष और राशि पुरुष कौन सा है? चतुर्विंशात्मिक मतलब 24 तत्वों वाला पुरुष। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? मन प्लस 10 इंद्रियां मतलब इंद्रियां, इंद्रिया आ गई जहां पर मन में एक उप इंद्रिया जाती है, इसमें लिख दिया मन प्लस 10 इंद्रियां, इसलिए 10 इंद्रिय लिखा स्पेशली। 5 अर्थ मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
सब इंद्रियार्थ तो समझते हो ना, एक इंद्रिय का एक विशेष अर्थ है कि श्रोत्र इंद्रिय का शब्द है, चक्षुन्द्रिय का रूप है, तब शब्द स्पर्श किसका है, त्वचा का। इसलिए एक एक इंद्रिय का एक स्पेसिफिक अर्थ है। 8 धातुएं, 8 धातु मतलब अष्ट प्रकृति। अष्टांग हृदय में एक अष्ट प्रकृति के नाम से टॉपिक है। जब 30 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में आ जाता है अष्ट प्रकृति। तो अव्यक्त महान अहंकार, अव्यक्त महान अहंकार प्लस पंच महाभूत, इसको बोलते हैं अष्ट प्रकृति या फिर अष्ट धातु। तो मन प्लस 10 इंद्रिया प्लस 5 अर्थ बराबर प्लस 8 धातु बराबर चतुर्विंशति पुरुष। इसी को संयोग पुरुष बोलते हैं। संयोग पुरुष क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन सभी से मिलकर बना है, योगदान से मिलकर बना है राशि पुरुष। अभी राशि पुरुष क्यों बोलते हैं, इसका मैंने मीनिंग कहीं बताया था, ऐसा मेरे माइंड से निकला हुआ इस समय, लेकिन इसका मीनिंग मैं बता दूंगा कभी आपको याद करके। तो ये था अपने धातु भेद से पुरुष का संगठन। एक धातु, द्विधातु, त्रिधातुज, फिर उसके बाद में षड्धातुज, फिर त्रयोदश, फिर 17, फिर 18, फिर 24। आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। बड़ी मुश्किल से ये आत्मा और धातु वाले टॉपिक हुए हैं। आत्मा और धातु वाले पुरुष, ध्यान रखो, एक बात बताता हूँ, आत्मा धातु पुरुष से मतलब धातु भेद से पुरुष का संगठन और मन, ये 3 ऐसी चीजें जो एनाटॉमी में भी है, फिजियोलॉजी में भी है, पदार्थ विज्ञान में, और तीनों इंपॉर्टेंट है। आप इनको पीछा मत छुड़ाने की कोशिश मत करना, कहीं पीछे छुड़ा लेंगे अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मन अपन कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।